हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्ले द गोड सीरीज के एपिसोड नंबर 6 को। अगर अभी तक आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर उसे भी एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चलिए अब बिना और ज्यादा टाइम जाया किए बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यू चैन नाम के एक लड़के की मदद से लिन कियो ने रियल डीमन स्नेक नंदा को ढूंढ लिया था और उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे पकड़ भी लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिन कियो को अपने गोड असाइलम के अंदर देखते हैं, जहां उसके सामने डीमन स्नेक नंदा की एक डिसेंडेंट है जिसका नाम जी योन था। वो एक पिंजरे के अंदर कैद थी और क्योंकि अभी वो गोड असाइलम के अंदर थी तो इसलिए हम देखते हैं कि लिन कियो वहाँ पे उसके स्टेट्स को भी देख पा रहा था, जो देखकर लिन कियो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। और क्योंकि जी योन भी लिन कियो के गोड असाइलम के अंदर थी तो इसलिए वो लिन कियो को मना भी नहीं कर पाती और वो लिन कियो को वहाँ पे सब कुछ शुरू से बताते हुए कहती है कि हम सभी लोग डीमन स्नेक नंदा के डिसेंडेंट्स हैं और शुरुआत में तो हम सभी को छुप कर ही रहने के लिए बोला गया था, लेकिन अचानक ही एक दिन हमारे मास्टर को एक टास्क मिला जिसके मुताबिक हमें एक डिवाइन एजेंट जो कि और कोई नहीं आप ही थे, आपको ढूंढना था। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए हम सभी लोगों को सामने आना पड़ा। और उसके बाद आगे क्या क्या हुआ इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। जी यून की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू भी वहाँ पे समझ गया था कि इन लोगों को वो मिशन देने वाला कोई और नहीं बल्कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड ही होगा। वहीं जी यून अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हम लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया था और तुम्हें पकड़ने के लिए ही हम लोगों ने तुम्हें स्कूल के अंदर बुलाया था, लेकिन हमारा सारा प्लान खराब तब हो गया जब हमें पता चला कि तुम अपनी स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करके हम सभी को देख सकते हो। और ऊपर से तुम्हारी गार्डियंस ऑफ नाइट की टीम ने भी हमारे बाकी साथियों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया था। इसलिए बिल्कुल एंड समय पे हमने अपने प्लान को चेंज करते हुए ये डिसाइड किया कि अब हम सिर्फ तुम्हें पकड़ेंगे ही नहीं बल्कि तुम्हें खत्म कर देंगे। पर उस यू चैन ने बीच में आते हुए सब कुछ खराब कर दिया। डीमन स्नेक नंदा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू वहाँ पे कोल्टून में उससे कहता है कि इतनी ज्यादा बेकार प्लानिंग करोगे तो ये सब तो होना ही था, जिसपे डीमन स्नेक नंदा कहती है कि हमारी प्लानिंग बेकार नहीं थी बल्कि ये सब यूनफी की वजह से हुआ। अगर उसने सही समय पे मेरी बात मान ली होती तो उसके हाथ की जगह तुम्हारी गर्दन कटती, लेकिन इसने मेरे कंट्रोल में होने के बावजूद भी तुम्हें बचाने की कोशिश की। तो देखा जाए तो आज तुम सिर्फ और सिर्फ यूनफी की वजह से ही जिंदा हो। डीमन स्नेक नंदा की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू भी सीधा वहाँ पे यूनफी के पास ही चला गया था। और जब वो यूनफी की स्टेट्स को चेक करता है तो उसका लॉयल्टी परसेंटेज 85% से भी ज्यादा था। और अगर लिन क्यू यहाँ पे चाहता तो वो इसे अपने गोड असाइलम का केयरटेकर भी बना सकता था या फिर हमेशा हमेशा के लिए उसकी सोल को खत्म भी कर सकता था। अब सारा फैसला लिन कियो का था और क्योंकि लिन कियो को यूनफी के रूप में एक सच्चा दोस्त दिखाई दे रहा था इसलिए वो उसे अपने गोड असाइलम का पहला केयरटेकर चूज करने का डिसाइड करता है। और अभी लिन कियो वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक लिन कियो के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेज आ जाता है जिसके ऊपर लिन कियो ने साइन करते हुए यूनफी को ऑफिशियली अपने गोड असाइलम का केयरटेकर बना दिया था। और ये सब करते हुए हम देखते हैं कि लिन कियो को वहाँ पे यूनफी के साथ बिताए हुए हसीन पल भी याद आने लगे थे, क्योंकि यूनफी ने आज तक हमेशा ही लिन कियो की मदद की थी और आज लिन कियो की बारी थी, इसलिए वो वहाँ पे उस पेन को सीधा यूनफी की तरफ ही भेज देता है। और यूनफी ने भी वहाँ पे ज्यादा कुछ ना सोचते हुए सीधा वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट पेज के ऊपर साइन कर दिया था। और जैसे यूनफी उस कॉन्ट्रैक्ट पेज के ऊपर साइन करता है तो हम देखते हैं कि उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन एनर्जी निकलते हुए सीधा वहाँ पे यूनफी की बॉडी के अंदर चली गई थी, जिसका मतलब था कि अब यूनफी के पास भी डिवाइन पावर्स आ चुकी थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम गोडिस को ही देखते हैं जो कि गोड असाइलम के गार्डन में बैठी हुई थी। और तभी लिन कियो वहाँ पे यूनफी को गोडिस से मिलवाने के लिए ले आता है, जहाँ यूनफी को देखकर पहले तो गोडिस उसे घूर घूर कर देखने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक उसने वहाँ पे सनसाई चलाते हुए जल्दी से जाकर यूनफी को गले लगा लिया था। और वो वहाँ पे खुशी के आंसू बहाते हुए यूनफी से कहती है, सेंजाई मेरे बच्चे तुम कहाँ चले गए थे? क्या तुम्हें अपनी ग्रैंड माँ की बिल्कुल भी याद नहीं आती थी? अब ग्रैंड माँ सुनकर तो हम देखते हैं कि यूनफी के साथ साथ लिन क्यू को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। असल में गोडिस यहाँ पे यूनफी को लिन क्यू का बेटा समझ रही थी और यूनफी वहाँ पे सवालिया नजरों से लिन क्यू की तरफ देखता है, जिसपे लिन क्यू भी थम्स अप करके उसे वहाँ पे इशारा देते हुए कहता है कि इसे ही तुम्हें संभालना है, ऐसे तुम्हें उस हॉस्पिटल के साथ साथ मेरी इस पेशेंट को भी संभालना होगा। लिन क्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यूनफी भी वहाँ पे सारा माजरा समझ चुका था और उसने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से गोडिस को अपनी ग्रैंड माँ कहते हुए उसे वहाँ पे गले लगा लिया था। यूनफी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि गोडिस वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो चुकी थी और अपनी इसी खुशी के साथ गोडिस अब 23% तक ठीक हो चुकी थी। उसके बाद लिन क्यू वहाँ पे यू चैन के भेजे हुए एक लेटर को देखता है जिसमें यू चैन ने लिन क्यू की एबिलिटीज की तारीफ करते हुए उसमें काफी कुछ लिखा था। और लिन क्यू की तरह अब उसने भी नाइट ऑफ गार्डियंस का हिस्सा बनने का डिसाइड कर लिया था ताकि वो भी लिन क्यू और बाकी सभी की तरह उन डीमंस से अपनी दुनिया की रक्षा कर सके। यू चैन का ये लेटर पढ़कर हम देखते हैं कि लिन क्यू भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन क्यू ने अपने टीम लीडर को बता दिया था कि डीमन स्नेक नंदा के अटैक के पीछे चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड का ही हाथ था। लिन क्यू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि टीम लीडर भी वहाँ पे किसी गहरी सोच में चले गए थे, लेकिन तभी मैक्सिम आकर उन्हें वहाँ पे बताता है कि मैंने स्कूल में सब कुछ क्लियर करवा दिया है, लेकिन डीमन स्नेक नंदा की
वुडी का सर बहुत ही अजीब तरीके से कहीं गायब हो गया है। उसे ढूंढने के लिए मैंने पूरा स्कूल छान मारा लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं। असल में आज से पहले यू चेन यहीं पे रहा करता था और उस ओल्ड लेडी को वहाँ पे यू चेन का रखा हुआ एक लेटर मिलता है जिसमें यू चेन ने उस ओल्ड लेडी को बताया था कि मैं किसी काम के चलते यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैंने आपके सारे पैसे इस लेटर के साथ ही रख दिए हैं जिनकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने ग्रैंडसन के लिए लैपटॉप भी खरीद सकते हैं। यू चेन के इस लेटर को पढ़कर तो वो ओल्ड लेडी भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम यू चेन को ही देखते हैं जो कि अपनी रिसर्च के लिए किसी अंडरग्राउंड लैब के अंदर आ चुका था। उस अंडरग्राउंड लैब के अंदर रिसर्च के लिए काफी सारा सामान रखा हुआ था। असल में यू चेन यहाँ पे डीमन स्नेक नंदा के सर के ऊपर रिसर्च करने के लिए आया था ताकि वो डीमन स्नेक नंदा के ओरिजिन के बारे में पता लगा सके, और देखते ही देखते उसने वहाँ पे डीमन स्नेक नंदा के सर को काटते हुए अपनी रिसर्च को वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे डीमन स्नेक नंदा के सर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जिसके सर के अंदर से यू चेन को एक खास कोर स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसके बारे में अच्छे से पता लगाने के लिए वो एक चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का क्या अंजाम हुआ ये हमें वहाँ पे नहीं दिखाया जाता, पर यू चेन की हरकतें यहाँ पे किसी पागल साइंटिस्ट से कम दिखाई नहीं दे रही थी। वो जैसे जैसे अपनी रिसर्च में आगे बढ़ रहा था हम देखते हैं कि उसकी एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम दोबारा लिन क्यू को ही देखते हैं जो कि टीम लीडर के साथ शॉट प्रैक्टिस कर रहा था, और हम देखते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ लिन क्यू की शॉट स्किल्स और भी ज्यादा बेहतर होती जा रही थी, जिनकी टीम लीडर भी वहाँ पे तारीफ कर रहा था। लेकिन लिन क्यू अभी तक भी अपनी शॉट स्पीड से खुश नहीं था, वो अपनी शॉट स्किल्स को और भी ज्यादा शार्प और पावरफुल बनाना चाहता था। इसलिए हम देखते हैं कि लिन क्यू वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, और अब तो धीरे धीरे लिन क्यू वहाँ पे टीम लीडर के ऊपर भी भारी पड़ रहा था, जो देखकर टीम लीडर वहाँ पे स्माइल करते हुए लिन क्यू से कहते हैं, जो देखकर टीम लीडर भी वहाँ पे लिन क्यू की तारीफ करते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुम तो ज़ुआन रियालम से भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हो, पर अभी भी तुम्हारे अंदर काफी सारी कमियां हैं जिन्हें पूरा करने के लिए मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद ही नाइट ऑफ गार्डियंस के ट्रेनिंग कैंप में भेजने वाला हूँ, जहाँ पे जाकर तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। टीम लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि आप आखिर अचानक से मुझे ट्रेनिंग कैंप के अंदर क्यों भेजना चाहते हैं, क्या ये सब आप चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के डर से कर रहे हैं? जिस पे टीम लीडर लिन क्यू को वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड को तो हम संभाल ही लेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना होगा, और वैसे भी एक नाइट ऑफ गार्डियन बनने से पहले सभी को ट्रेनिंग कैंप के अंदर जाना पड़ता है, इसलिए तुम्हें भी जाकर वहाँ पे ट्रेनिंग लेनी ही होगी, तभी तुम एक सच्चे नाइट ऑफ गार्डियन बन पाओगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ट्रेनिंग कैंप के अंदर जाकर हमारी टीम की नाक नहीं कटवाओगे। टीम लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू दोबारा अपनी स्वॉर्ड लेकर टीम लीडर के ऊपर अटैक करते हुए उनसे कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी वजह से कभी भी हमारी टीम को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। उसके बाद हमें आर्मी ऑफिसर्स की मीटिंग का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग इस साल के ट्रेनिंग कैंप के बारे में ही बात कर रहे थे। असल में ट्रेनिंग कैंप का ऑर्गेनाइजर चाहता था कि इस साल वो शेनजेंग सिटी के बजाय वो अपने ट्रेनिंग कैंप को कैंगनान सिटी में शिफ्ट करें, और इसके लिए सीनियर ऑफिसर्स ने परमिशन भी दे दी थी, पर शाओपिंग नाम के उस बंदे को इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर बिल्कुल एंड समय पे ट्रेनिंग कैंप की लोकेशन को चेंज क्यों किया जा रहा है, और इसी बारे में ही पता लगाने के लिए शाओपिंग यहाँ पे आया हुआ था। लेकिन वो सीनियर ऑफिसर जिसका नाम युआन था वो शाओपिंग को कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिसपे शाओपिंग भी उससे कहता है कि तुम बताओ या ना बताओ, लेकिन मुझे इसके बारे में पता चल ही जाएगा, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है तुम लोग ये सब उसी नए लड़के की वजह से कर रहे हो। आखिर उस लड़के में ऐसी क्या खास बात है जो तुम लोग सिर्फ उस एक लड़के के लिए पूरा ट्रेनिंग कैंप ही चेंज कर रहे हो? लेकिन हम देखते हैं कि सीनियर ऑफिसर युआन उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं बताते। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक स्पा रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ जुआरी आपस में बैठकर जुआ खेल रहे थे, और देखने से ऐसा लग रहा था उनकी गेम बहुत ही इंटेंस मोड पे पहुंच चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि इस गेम को वहाँ पे बैठे हुए डूमिंग नाम के एक लड़के ने जीत लिया था, और गेम जीतने के बाद वो वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने बाकी सभी साथियों से कहता है, अब तुम सभी लोगों को एक एक करके अपने सारे सुप्रीम टेस्ट मेरे हवाले करने होंगे। डूमिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी तीनों लोग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे बैरी डूमिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं जो कि डूमिंग को सुरक्षित लेकर वहाँ से चले गए थे। लेकिन कुछ गार्ड्स धीरे धीरे वहाँ पे उन तीनों की तरफ ही आगे बढ़ने लगे थे, जिन्हें वहाँ पे इस तरह से अपनी तरफ आते हुए देखकर बेचारे उन तीनों की तो हालत ही वहाँ पे खराब हो चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि अब शायद यहाँ पे उनकी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई होने वाली है। लेकिन हम देखते हैं कि उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी उन्हें वहाँ पे हैरान करते हुए उन्हें मारने के बजाय उल्टा वहाँ पे उन्हें एक एक गिफ्ट वॉच कर दी थी, वो भी गोल्ड की वॉच जिसकी कीमत करोड़ों में थी। असल में डूमिंग ने ये तोहफा उन्हें अपने साथ खेलने के लिए दिया था, और इसी से हमें यहाँ पे पता चलता है कि बैली डूमिंग कितना ज्यादा अमीर था। और तभी डूमिंग के एक सर्वेंट आकर उसे वहाँ पे बताता है कि आपको ट्रेनिंग कैंप के लिए कैंगनान सिटी में जाना होगा। हालांकि डूमिंग वहाँ पे जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि वो नाइट ऑफ गार्डियंस का नया मेंबर बना था इसलिए वो उन्हें मना भी नहीं करना चाहता था, और इसलिए वो भी वहाँ पे कैंगनान सिटी में जाने के लिए तैयार हो गया था। और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपने सर्वेंट को अपना प्राइवेट जेट भी तैयार करने को बोल दिया था, क्योंकि वो एरोप्लेन से ही कैंगनान सिटी के अंदर जाने वाला था, और वो भी खुद अपने एरोप्लेन को उड़ाकर। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम कुछ गुंडे टाइप के लड़कों को देखते हैं जो कि वहाँ पे एक
लड़की को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और गैंग के मेंबर भी आ जाते हैं और उनमें से शन किंग नाम के एक लड़के ने उन बदमाश लड़कों में से एक के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे भी फेंक दिया था। और देखते ही देखते शन किंग के लोगों ने वहाँ पे उन तीनों लड़कों को वहाँ पे घेरते हुए उनकी धुलाई करना शुरू कर दी थी। जबकि हम देखते हैं कि शन किंग ने खुद उस लड़की का बैग उठाकर उसे वहाँ पे वापस दे दिया था। और देखते ही देखते शन किंग की गैंग ने वहाँ पे उन सभी बदमाशों को वहाँ पे बांध दिया था। जो देखकर शन किंग वहाँ पे अपनी गैंग से कहता है, तुम लोगों को पता चल ही क्या होगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद भी हमारी गैंग के रूल्स में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। तुम लोगों को हमेशा इस सिटी के मासूम लोगों की हिफाजत करनी होगी। लेकिन अभी शन किंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उनका मुकाबला करने के लिए वहाँ पे एक और गैंग भी आ चुकी थी। और देखते ही देखते वहाँ पे दोनों गैंग्स के बीच में बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ चुकी थी। उसके बाद सीन चेंज होते हमें पहाड़ों के बीच एक टेंपल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मोंक आकर चाओ युआन नाम के एक डिसेबल से कहता है कि अब तुम्हारे यहाँ से बाहर निकलने का समय हो चुका है। उस मोंक की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जैसे ही चाओ युआन वहाँ पे बाहर निकलने की कोशिश करता है तो कुछ डेमोनिक हैंड्स उसे वहाँ पे बाहर निकलने से रोक रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि चाओ युआन खुद को वहाँ पे बहुत ही इजीली उन डेमोनिक हैंड से आजाद करवाते हुए सीधे वहाँ पे बाहर आ जाता है। वो मोंक वहाँ पे चाओ युआन को बताता है कि तुम अभी के अभी किंगडम सिटी की तरफ जा रहे हो। वहाँ पे तुम्हारी मुलाकात काफी सारे लोगों के साथ होगी, जो कि हो सकता है कि तुम्हारी पुरानी फीलिंग्स को भी मिटाने में तुम्हारी मदद करें। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने पास्ट में ही जीना चाहते हो या एक नई लाइफ की शुरुआत करते हुए आगे बढ़ना चाहते हो। और हो सकता है किंगडम सिटी के अंदर तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे पर्सन के साथ हो जो कि तुम्हारे सारे गमों को दूर कर दे, क्योंकि उस लड़के के कंधों के ऊपर ही हमारी इस दुनिया की सुरक्षा टिकी हुई है। अब अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाओ युआन भी वहाँ पे उस पर्सन से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब हो गया था। और मुझे लगता है कि वो मोंक मास्टर यहाँ पे किसी और की नहीं बल्कि हमारे हीरो लिन क्यू की बात कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि चाओ युआन वहाँ पे अपने मास्टर को अलविदा कहकर सीधा वहाँ पे किंगडम सिटी की तरफ ही निकल गया था। उसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हमें चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। असल में आज वहाँ पे लिन क्यू को लेकर ही मीटिंग चल रही थी। चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स का लीडर वहाँ पे अपने सामने बैठे हुए एक पर्सन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हो, तुमने उस लड़के को नाइट ऑफ गार्डियंस के हाथों में कैसे जाने दिया। उस लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उस लीडर को जवाब देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो लड़का लिन क्यू बहुत जल्द हमारे कब्जे में होगा और उसके लिए मैं सारी तैयारियां पहले से ही कर चुका हूँ। उसके बाद हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीम लीडर खुद लिन क्यू को छोड़ने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि लिन क्यू की जान को खतरा है। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि होंग जो कि अभी तक अपने ऑफिस में ही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिन क्यू को इस तरह के रात के अंधेरे में क्यों ले जाया जा रहा है। लेकिन अभी वो वहाँ पे इस सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि उनके ऑफिस के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। जिस ब्लास्ट के साथ ही हम देखते हैं कि नाइट ऑफ गार्डियंस का पूरा ऑफिस ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और वहीं नीचे हम चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के एक पर्सन को भी देखते हैं। असल में इसी ने यहाँ पे नाइट ऑफ गार्डियंस के ऑफिस में बॉम्ब प्लांट किया था लिन क्यू को खत्म करने के लिए। वहीं हमें दोबारा चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड का लीडर कह रहा था कि पास्ट में हमसे बहुत ज्यादा गलतियां हो चुकी हैं। अगर हमने पहले ही नाइट ऑफ गार्डियंस को ठिकाने लगा दिया होता तो आज हमें ये सब नहीं देखना पड़ रहा होता। उसके बाद हमें वहाँ पे एक एक करके चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के काफी सारे मेंबर्स को दिखाया जाता है, जिन्हें आई लिन क्यू को पकड़ने के खास मिशन दिया गया था, क्योंकि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड चाहता था कि वो लिन क्यू के पावरफुल होने से पहले ही उसे ठिकाने लगा दे, क्योंकि अगर एक बार लिन क्यू ने अपनी डिवाइन पावर्स को पूरी तरह से मास्टर कर लिया तो उसके बाद किसी के लिए भी उसका मुकाबला कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होंग वहाँ पे अपने फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से उस खतरनाक ब्लास्ट से बच चुकी थी और इस बारे में उसने अपनी टीम मेंबर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि होंग की नजर वहाँ पे चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड की उसी मेंबर के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर ही हम देखते हैं कि होंग ने गुस्से से वहाँ पे अपने स्पीयर को बाहर निकाल लिया था। लेकिन जैसे ही होंग वहाँ पे अपना स्पीयर लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि वो पर्सन समय रहते ही वहाँ पे साइड पे हट गया था और इस तरह होंग और चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड को वो बंदा आमने सामने आ चुके थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ पे चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के लीडर को बता रहा था कि अब हमने ऑफिशियली नाइट ऑफ गार्डियंस के खिलाफ जंग छेड़ दी है, जिस पे चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड का लीडर उस पर्सन से कहता है क्या सिर्फ उस लड़के को पकड़ने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाना जरूरी था। जिसपे वो पर्सन ताली बजाकर लीडर को वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि हाँ, इससे हमारे दो काम हो जाएंगे, एक तो वो डिवाइन पावर वाला लड़का मारा जाएगा और ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए हमें नाइट्स ऑफ गार्डियन से भी छुटकारा मिल जाएगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन क्यू सेफली वहाँ पे किंगडम सिटी के अंदर पहुंच चुका था और वो वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।